नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं नकुल कुमार और केमिस्ट्री एजुकेटर। स्टूडेंट, हमने जो कल बातें की थी वह राउल्ट्स नियम के बारे में बातें की थी, वाष्प दाब को समझा था। स्टूडेंट ध्यान दें, यह क्लास तभी समझ में आ सकेगी जब आपने पिछली क्लास को अच्छे से रिवाइज किया होगा, अच्छे से समझा होगा, फेयर में नोट किया होगा, क्योंकि ये क्लास उसी से संबंधित है। स्टूडेंट, आपने राउल्ट्स नियम के बारे में सीखा था, किसी विलयन में उपस्थित किसी निश्चित ताप पर किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक का जो वाष्प दाब जो होता है वो किसके समानुपाती होता है? मूल अंश के समानुपाती होता है। क्लियर? आपने देखा है कि जब एक कोई घटक है तो किसके समानुपाती बताया था हमने? मूल अंश के समानुपाती बताया था। फिर ऐसे बी घटक है तो वो भी किसके समानुपाती होगा? अब मूल अंश के समानुपाती होगा। ये आपने समझा है, राउल्ट नियम के में कल सीखा था। क्लियर? तो स्टूडेंट, आज जो बातें करते हैं राउल्ट्स नियम के आधार पर विलयन के प्रकार बताते हैं। वैसे तो स्टूडेंट विलयन के आपने बहुत सारे प्रकार पढ़े हैं, समांगी विलयन, संतृप्त विलयन, विषमांगी, बहुत सारे प्रकार पढ़े हैं। लेकिन स्टूडेंट ध्यान दें कि हम यहाँ पर जो विलयन के जो प्रकार बताएंगे वो राउल्ट्स नियम के आधार पर बताएंगे। किसके आधार पर बताएंगे? राउल्ट्स नियम के आधार पर बताएंगे। स्टूडेंट ध्यान दें कि राउल्ट्स नियम के आधार पर विलयन जो प्रकार होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। मैंने क्या बोला कि आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। क्लियर? यानी आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आदर्श विलयन क्या है और अनादर्श विलयन क्या है। स्टूडेंट ध्यान दें, अनादर्श विलयन भी कई प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। इनकी जो बातें करेंगे, थोड़ी देर बाद बातें करेंगे, जरा सा इनके बारे में सीख लें कि आदर्श क्या है, अनादर्श विलयन क्या है। क्लियर? तो स्टूडेंट सबसे पहले आदर्श विलयन के बारे में बात करें तो वे विलयन जो किसी भी ताप पर, मैंने क्या कहा, जो किसी भी ताप पर संपूर्ण सांद्रताओं के लिए क्या करते हो? राउल्ट के नियम का पालन करते हो, वो क्या कहलाते हैं? आदर्श विलयन। मैंने क्या कहा कि विलयन दो प्रकार के होते हैं राउल्ट्स नियम के आधार पर। कौन कौन से? आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन वे विलयन होते हैं जो किसी भी ताप पर या किसी भी सांद्रताओं के लिए राउल्ट्स के नियम का पालन करते हैं। दूसरा, वे विलयन जो किसी भी ताप पर किसी भी सांद्रता के लिए राउल्ट्स के नियम का पालन नहीं करते, वो अनादर्श विलयन कहलाते हैं। जरा ध्यान से समझे, फिर दोबारा समझे। मैंने क्या कहा? वे विलयन जो किसी भी ताप पर किसी भी सांद्रता के लिए राउल्ट्स के नियम का पालन करते हैं वो क्या कहलाते हैं? आदर्श विलयन कहलाते हैं। लेकिन जो राउल्ट्स के नियम का पालन नहीं करते वो अनादर्श विलयन कहलाते हैं। यहाँ कहने से मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, आपको एक को समझना है अच्छे से, दूसरा अपने आप आ जाएगा। क्लियर? एक के बारे में पॉजिटिव सोचना है तो एक के बारे में नेगेटिव सोचना है। यदि आपने पॉजिटिव सोचा, आप नेगेटिव भी बता सकते हो उसके बारे में। क्लियर? एक में नहीं का प्रयोग होगा तो एक में होगा। क्लियर? तो ध्यान दें, वे विलयन जो किसी भी ताप पर संपूर्ण सांद्रता में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। राउल्ट का नियम क्या है कि भाई जो वाष्प दाब होता है किसी विलयन में, किसी घटक का जो वाष्प दाब होता है वो किसका समानुपाती होता है? मूल अंश के। राउल्ट के नियम का पालन करने का मतलब यह हुआ कि किसी विलयन में जो घटक है उसका जो वाष्प दाब है वो हमेशा किसके समानुपाती आए? मूल अंश के समानुपाती आए, तो हम कह देंगे राउल्ट के नियम का पालन करता है। क्लियर? और यदि वाष्प दाब राउल्ट मूल अंश से समानुपात, मूल अंश से ज्यादा आए या कम आए तो हम कह देंगे राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। क्लियर? तो अब स्टूडेंट ध्यान दें, आदर्श विलयन में हमेशा जो एंथैल्पी होती है, जो ऊर्जा में परिवर्तन होता है वो डेल्टा एच मिक्सिंग। डेल्टा एच मिक्सिंग का मतलब एंथैल्पी को हम एक्स लिखते हैं और मिक्सिंग का मतलब होता है जो हमने मिलाया। यानी विलयन में क्या क्या मिलाया? विलेय और विलायक। तो विलेय और विलायक मिलाने पर जो उनकी ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वो क्या होना चाहिए? जीरो। जीरो होने का मतलब है कि कोई भी एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं होता। बात समझ में आती है? उसके बाद दूसरी बात हमने कही है कि यहाँ पर आयतन जो होगा, आयतन में भी कोई चेंज नहीं होगा। तो स्टूडेंट ध्यान दें, आदर्श विलयन हमेशा दो प्रॉपर्टी जरूर पाई जाएंगी। कौन कौन सी? एक तो राउल्ट से तीन प्रॉपर्टी जरूर पाई जाएंगी। एक तो राउल्ट के नियम का पालन करता है, दूसरा एंथैल्पी में कोई परिवर्तन ना हो, और तीसरा जो है वो है आयतन में कोई भी परिवर्तन ना हो। क्लियर? बात समझ में आई? मैंने क्या बोला कि आदर्श विलयन के लिए तीन कंडीशन होनी अति आवश्यक है। नंबर एक, राउल्ट के नियम का पालन करें। नंबर दो, एंथैल्पी में परिवर्तन जीरो हो, एंथैल्पी में परिवर्तन कोई ना हो, डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो हो। डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो होने का मतलब है कोई भी परिवर्तन ना हो। क्लियर? उसके बाद तीसरा लिखा है कि डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो, यानी उसके आयतन में भी कोई परिवर्तन ना हो। क्लियर? बात समझ में आती है? अब इसी के आगे अगर नहीं लगा देंगे हम तो वो किसके लिए हो जाएगा? अनादर्श के लिए हो जाएगा। जरा समझिए स्टूडेंट, वास्तव में क्या होता है कि ये राउल्ट का नियम जो इसमें डेल्टा एच जो मिक्सिंग होती है, जो एंथैल्पी होती है, इनमें परिवर्तन नहीं होता, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। आखिर क्यों नहीं होता वो भी समझेंगे। जरा समझें,
कि मान लीजिए हमारे पास ये ए विलायक है, हमारे पास कोई विलायक ए नाम दिया है, तो ए के जो विलायक के जो अणु है इनके बीच में जो आकर्षण बल है, इनके बीच में जो अन्योन क्रिया, इसे अन्योन क्रिया ही कहते हैं। क्या कहते हैं? आपने 11वीं क्लास में सीखा है, इसे अन्योन क्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अन्योन क्रिया भी। अन्योन क्रिया का मतलब होता है इंटरेक्शन फोर्स या आकर्षण बल। क्लियर स्टूडेंट? ध्यान दें, हम विलायक के जो अणु हैं, विलायक के जो अणु हैं और विलेय के जो अणु हैं, क्लियर, और विलयन में के अणु, विलयन में कौन कौन होंगे? विलायक प्लस विलेय। क्लियर? तो जरा समझे कि यहाँ पर जो विलायक है ये क्या है? विलायक है, और ये क्या है? विलेय है, और ये क्या है? विलयन है। क्लियर? तो ध्यान दें स्टूडेंट, यहाँ पर जो विलायक में विलायक के जो अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल होता है, जब अन्योन क्रियाएं होती है, और विलेय के अणुओं के बीच में जो अन्योन क्रियाएं होती है, यानी आकर्षण बल होता है, वो बिल्कुल समान होता है किसके? विलयन के अणुओं के बीच लगने वाला अन्योन क्रियाएं, लगने वाला आकर्षण बल के ही समान होता है। क्लियर? बात समझ में आती है? कहने से मतलब ये है कि यहाँ पर जो अणु है इनके बीच में अन्योन क्रिया, बी और बी के अणुओं के बीच में अन्योन क्रिया किसके समान होनी चाहिए? ए और बी के बीच में अन्योन क्रिया के समान होती हैं, इसलिए इनके एंथैल्पी में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। कहने से मतलब दोबारा ये समझे स्टूडेंट, ध्यान दें, मान लीजिए बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कोई एनर्जी चाहिए, मान लीजिए एनर्जी हमने H1 ले ली। के लिए समझ में आई बात? यहाँ जो बॉन्ड ब्रेक हुआ इन दोनों के बीच में कुछ एनर्जी रिलीज हुई, यहाँ जो बॉन्ड ब्रेक हुआ कुछ एनर्जी रिलीज हुई। क्लियर? अब यहाँ पर इन दोनों को जो मैं मिलाऊंगा, यानी ए और ए के बीच को तोड़ा, बी के बीच के बॉन्ड को तोड़ा, और ए और बी के बीच को जोड़ा। क्लियर? मैंने क्या बोला कि ए और ए के बीच को तोड़ा, बंध को तोड़ा, बी और बी के बंध को तोड़ा, और ए और बी को हमने क्या करा? जोड़ा। क्लियर? तो जितने तोड़ने पे यहाँ एनर्जी लगी, एनर्जी रिलीज हुई, उतनी ही एनर्जी कहाँ पे प्रयोग हो गई? विलयन को बनाने में। क्लियर? किसको बनाने में प्रयोग हो गई? विलयन को बनाने में। फिर समझे कि इन दोनों के बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी उत्पन्न होती है उतनी ही एनर्जी प्रयोग में आती है कहां पर? ए और बी को विलयन बनाने के लिए, यानी ए और बी को जोड़ने के लिए। क्लियर? तो यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज हुई, जो एनर्जी मिलती है, तो किस में प्रयोग हो जाती है? विलयन को ही बनाने में। कहने से मतलब ये हुआ जितना रिलीज हुआ इतना यूज हुआ, तो यहाँ पर क्या चेंज? कुछ नहीं हुआ। तो इसका मतलब डेल्टा H जो मिक्सिंग हुआ वो क्या हुआ? 0 हुआ। क्लियर? बात समझ में आती है कि विलायक और विलय में जो एनर्जी उत्पन्न होती है, इनके बैंड ब्रेक करने पर ए और बी को तोड़ेंगे, ए और ए को तोड़ा, और बी और बी को तोड़ा, और ए और बी को जोड़ा। क्लियर? तो जो एनर्जी हमने रिलीज हुई यहाँ पर वो इसमें क्या होगी? बनाने में यूज हो गई, तो इसकी एनर्जी में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर? और दूसरी बात, इसके जो आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। आयतन परिवर्तन का मतलब है कि ए और ए के अणुओं के बीच और बी के अणुओं के बीच और ए और बी के अणुओं के बीच में कोई भी दूरी में परिवर्तन नहीं होता, जिस कारण इसके अणु उतनी ही दूरी पर बने रहते हैं, जिससे क्या इसके आयतन में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। क्लियर? जरा आगे बात करते हैं हम। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है कि एग्जाम्पल की बात करें। एग्जाम्पल में कुछ समान प्रकार के ही विलय विलायक होते हैं, जैसे नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल पेंटेन, ये क्लोरोमेथेन तो ब्रोमोपेथेन के लिए समान प्रकार के होते हैं, तो ये क्या बनाते हैं? आदर्श विलयन बनाते हैं। जरा समझिए स्टूडेंट, बातें करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, अनादर्श विलयन की। अनादर्श विलयन क्या है? बिल्कुल अपोजिट है स्टूडेंट्स। क्या है कि वे विलयन जो किसी भी ताप पर, किसी भी सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। ये फर्स्ट पॉइंट, जो जिसमें एंथैल्पी परिवर्तन होता है, या नॉट इक्वल 0 का मतलब ये हुआ कि ये 0 में परिवर्तन जो है होगा, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। समझ में आ रही बात? कि डेल्टा H मैक्सिमम नॉट इक्वल टू 0 का यहाँ पर जो मतलब है वो ये है कि डेल्टा H मैक्सिमम 0 नहीं है, बल्कि कुछ या तो पॉजिटिव की तरफ होगा या नेगेटिव की तरफ होगा। क्लियर? या तो वृद्धि होगी या कमी होगी। क्लियर? तो आयतन में भी क्या होगा? परिवर्तन होगा। बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ एंथैल्पी और आयतन परिवर्तन नहीं होता, यहाँ पर क्या होता है? परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है। क्लियर? यहाँ पर क्या है? नहीं होता, और यहाँ पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं लगा दो यहाँ पर दोनों जगह, तो ये क्या परिभाषा बन जाती है कि आयतन में परिवर्तन होता है, यहाँ पर नहीं है। तो अब बातें करते हैं आगे। इसमें क्या होता है कि डेल्टा H मैक्सिमम परिवर्तन होता है, डेल्टा V मैक्सिमम परिवर्तन होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, वो समझिए जरा स्टूडेंट। कार्ड समझे कि विलायक के अणुओं के बीच और विलायक के अणुओं के बीच जो अन्योन क्रिया विलायक के बीच में होती है वो समान नहीं होती। कैसे? जरा समझे स्टूडेंट। ये हमारे पास वो भी समझाया था, ये क्या है? विलायक है,
विलायक के अणु है, ये किसके अणु है, ये किसके अणु है, विलेय के, ये किसके अणु है, विलेय के, और ये किसके अणु है, विलयन के। जरा ध्यान दें स्टूडेंट, यहां पर जो होता है, पहली बात जो हम बताने जा रहे हैं वो डेल्टा एक्स मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0 होता है। मैंने क्या कहा यहाँ पर, विलायक 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 विलायक, विलेय विलेय में अन्योन्य क्रिया, इनके बीच में जो अन्योन्य क्रिया लग रही है, आकर्षण बल जो लग रहा है इनके बीच में, वह विलायक विलेय के अन्योन्य क्रियाओं के बीच समान नहीं होता है। कहने से मतलब यह है कि यहाँ पर जो अन्योन्य क्रिया है, आकर्षण बल जो है इन दोनों के बीच में, अणुओं के बीच में, यहाँ पर जो अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल है वह बिल्कुल समान नहीं होता, किसके, विलयन के समान नहीं होता। क्लियर, यानी विलयन के अणुओं के बीच में लगने वाला जो अन्योन्य क्रिया या आकर्षण बल है वह विलायक विलायक के बीच, विलेय विलेय के बीच लगने वाले अन्योन्य क्रिया या आकर्षण बल से अलग होता है, समान नहीं होता। वहां पर क्या था, समान होता है, इसलिए आयतन में भी कोई चेंज नहीं होगा, और इसलिए डेल्टा एक्स मिक्सिंग में 0 होगा। यहाँ पर उसके आयतन में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा, क्योंकि कभी अणु नजदीक हो सकती है, विलयन में अणु नजदीक हो सकती है या अणु दूर भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा आकर्षण बल इसका ज्यादा है या कम है, वो समझेंगे। क्लियर, तो यहाँ विलायक विलायक के बीच अन्योन्य क्रिया और विलेय विलेय के बीच जो अन्योन्य क्रिया, अणुओं के बीच अन्योन्य क्रिया, वो किसका समान नहीं होती, विलायक और विलेय के अणुओं के बीच में जो अन्योन्य क्रिया होती है वो उसके बिल्कुल भी समान नहीं होती। इसलिए इसके जो डेल्टा एच मिक्सिंग भी नॉट इक्वल है 0 के, और डेल्टा वी मिक्सिंग नॉट इक्वल भी 0 के। क्लियर, अब बात आगे समझते हैं। आदर्श विलयन दो प्रकार के बांटते हैं, क्यों, हमें क्यों दो प्रकार के बांटे, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा जो एक्स मिक्सिंग नॉट इक्वल 0 का मतलब या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो ऐसा होगा, नेगेटिव होगा ऐसा होगा। ऐसे यहाँ पर डेल्टा वी मिक्सिंग पॉजिटिव होगा तो ऐसा होगा, और नेगेटिव होगा तो ऐसा होगा। क्लियर, बात समझ आई कि डेल्टा एच और डेल्टा वी के पॉजिटिव होने पर ये प्रकार बनता है, डेल्टा एच और डेल्टा वी के मिक्सिंग नेगेटिव होने पर ये प्रकार बनता है, वो बात समझेंगे स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले बात आती है धनात्मक विचलन वाले विलयन और ऋणात्मक विचलन वाले विलयन, बिल्कुल अपोजिट है स्टूडेंट्स। इससे धनात्मक का मतलब बढ़ा, वृद्धि। जरा समझो, वेवलेंथ जिनमें प्रत्येक घटक का वाष्प दाब राउल्ट के नियम से वाष्प दाब से क्या होता है, अधिक होता है। कहने से मतलब यह है कि राउल्ट के नियम अनुसार जो वाष्प दाब होता है वो मूल अंश के समानुपाती होता है किसी घटक का, लेकिन बराबर समानुपाती होता है। या मैं बात कहूं तो यहाँ पर ये हमें लिखवाया था पीवी, ये यहाँ पर कोई कांस्टेंट माना था डिग्री एक्स भी करके। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, राउल्ट के नियम अनुसार वाष्प दाब से अधिक होगा। किसी विलयन में जो उपस्थित घटक है उसका जो वाष्प दाब होगा वो राउल्ट के नियम से के अनुसार जो वाष्प दाब होता है उससे क्या होगा, अधिक, तो ये होगा धनात्मक विचलन होगा। यदि कम होगा तो क्या कहेंगे, उसे हम ऋणात्मक विचलन कहेंगे। क्लियर, जरा समझे स्टूडेंट। यहाँ पर क्या है, बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, बड़ा होगा। यानी एक घटक का जो आंशिक दाब है वो क्या होगा, ये आपने कल फॉर्मूला सीखा था कि ये प्रेशर अंश करके सीखा था, आपने कल बनाया था, अनुपात नियतांक लिया था। ये क्या है, बड़ा होगा, अधिक होगा, आंशिक दाब अधिक होगा राउल्ट के नियम अनुसार। इसका अंश बी घटक का आंशिक दाब जो क्या होगा, अधिक होगा राउल्ट के नियम के अनुसार। क्लियर, इसमें क्या होगा, डेल्टा एच मिक्सिंग में वृद्धि होगी, और इसका जो कारण है वो समझिए जरा। इसका जो कारण क्या है वो समझिए कि ए और ए के बीच, समझना कि ए और ए के बीच में जो अन्योन्य क्रिया है और बी और बी के बीच में जो अन्योन्य क्रिया है और ए और बी के जो अन्योन्य क्रिया है वो क्या है, कैसे है, जरा वो समझिए स्टूडेंट। ध्यान दें, यहाँ ए और ए के बीच में जो अणुएं होती हैं वो होती नजदीक होती है, स्ट्रॉन्ग आकर्षण बल होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है। इसी प्रकार बी और बी के बीच में भी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स है। लेकिन जब विलेय विलायक से मिलता है, यानी यहाँ से बॉन्ड टूटता है, यहाँ से क्या होगा, बॉन्ड टूटता है, और बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और एनर्जी चाहने का मतलब हो गया, ये प्रोसेस कैसा होता है, ऊष्मा शोषी। जो ऊष्मा लेता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी। क्योंकि इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, इन दोनों के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें ऊर्जा चाहिए। क्लियर, तो ऊर्जा चाहिए, इसका मतलब ये प्रोसेस कैसा हुआ, ऊष्मा शोषी हुआ। अब बात समझ में आती है यहाँ तक कि इन दोनों के बीच में जो आकर्षण बल है, अन्योन्य क्रिया है, उनको हम तोड़ने के बाद ए और बी को आपस में जोड़ने पर जो होता है, इनके बीच में जो आकर्षण बल होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। क्या होता है, कम होता है। इनके बीच में जो अन्योन्य आकर्षण बल होता है कम होता है, इनके बीच ज्यादा होता है। कहने से मतलब यह है इतना स्ट्रांग होता है कि एक दूसरे के नजदीक होते हैं,
ये इतना स्ट्रांग होता है कि इन दोनों के बीच में नजदीक होते हैं, लेकिन जब विलयन बन जाता है तो ये एक दूसरे से क्या होते हैं, बहुत कम दूरी पर होते हैं, अधिक दूरी पर होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो लगने वाला अन्योन क्रिया है, आकर्षण बल है, वो कैसा होता है, ज्यादा होता है। कैसा होता है? ज्यादा होता है। क्लियर? फिर समझे कि इनके बीच में जो आकर्षण बल है, अन्योन क्रिया है, वो कैसी है, बहुत ज्यादा है। लेकिन जब ए और बी को तोड़कर जो एनर्जी हमें प्रयोग करके हम एनर्जी जोड़ते हैं, तो जो बनने वाला जो अणु होता है विलयन का, ए और बी से मिलकर जो अणु बना है, उनके बीच में जो आकर्षण बल होता है वो कैसा होता है, कम होता है अपेक्षाकृत इनके। इसलिए ए और बी के अणुओं के बीच की दूरी अधिक होगी। भाई जब आकर्षण बल होगा, अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, तो अणुओं के बीच की दूरी क्या होगी, ज्यादा होगी। यदि ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा तो नजदीक होंगे। क्लियर? तो यहाँ दूरी अधिक होने से, मैंने क्या कहा है, दूरी अधिक होने से, तुमसे पूछूं यदि कोई कण बहुत दूरी बढ़ा ले आपस में, तो क्या आयतन नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ना बढ़ेगा। तो इसका मतलब यह हुआ अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाने से इसके आयतन में भी पॉजिटिव डेविएशन होगा, यानी वृद्धि होगी। क्लियर? ऐसे यहाँ पर क्या होगा, इसकी जो एनर्जी में क्या होगा, परिवर्तन होगा, वृद्धि होगी, जो एनर्जी इसमें चाहिए, ऊष्मा शोषण से। क्लियर? अब तीसरी बात आपने समझिया कि ए और बी के बीच की जो दूरी होती है, क्या होती है, दूरी होती है, वो क्या होती है, कम होती है। ये नजदीक होते हैं इनकी तुलना में। क्लियर? स्टूडेंट बातें करते हैं अब ऋणात्मक विचलन के बारे में। स्टूडेंट ध्यान दें, डियर स्टूडेंट ध्यान दें कि जितना मैंने इसमें जो लिखाया है, समझाया है, उसका बिल्कुल अपोजिट कर दो। यानी यहाँ पर पॉजिटिव सोचा था, यहाँ पर नेगेटिव सोचेंगे। क्लियर? यहाँ पर क्या सोचा था, पॉजिटिव सोचा था, और यहाँ पर क्या सोचेंगे, नेगेटिव सोचेंगे। क्लियर? जरा समझें स्टूडेंट, इसमें क्या था, किसी घटक का आंशिक दाब अधिक होता है, इसमें क्या होता है, कम होता है। परिभाषा में यहाँ अधिक है, यहाँ कम है। यहाँ पर किसी घटक का जो वाष्प दाब होता है वो क्या होता है, कम होता है, राउल्ट के नियम अनुसार जो वाष्प दाब होता है उससे। यहाँ डेल्टा एच मिक्सिंग में वृद्धि होती है, यहाँ क्या होती है, कमी होती है। यहाँ क्या होती है, कमी होती है। यहाँ ऊष्मा शोषण है, यहाँ ऊष्मा क्षेपी। डेल्टा वी मिक्सिंग में वृद्धि है, तो यहाँ क्या होगी, कमी होगी। और यहाँ ए और बी के बीच की दूरी बढ़ जाती है, यहाँ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कम होने से आयतन में भी क्या होगी, कमी होगी। ये बिल्कुल सेम वही है, आप समझते हो, आप खुद जरा ध्यान दे, खुद सोचो, अपने आप बना सकते हो कि यहाँ ए और बी के बीच की दूरी बढ़ जाएगी क्योंकि कम आकर्षण बल है। यहाँ क्या होगा, घट जाएगी क्योंकि अधिक आकर्षण बल है। क्लियर? इनके बीच की दूरी अधिक होती है, इनके बीच की दूरी अधिक होती है क्योंकि यहाँ पर आकर्षण बल कैसा होता है, कम। लेकिन जब ये जुड़ जाते हैं तो उनके बीच में जो आकर्षण बल होता है कैसा होता है, ज्यादा होता है। तो ज्यादा होने से दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इनके बीच में दूरी क्या होती है, अधिक होती है, आकर्षण बल कम होता है। बिल्कुल सेम, आप समझते होंगे यहाँ तक। क्लियर? अब स्टूडेंट बातें करते हैं इसके ग्राफ के बारे में, बात करते हो, ग्राफ समझेंगे, जरा ध्यान दें, उस ग्राफ के बारे में समझेंगे। तो स्टूडेंट्स के एग्जाम्पल आप बुक से दे सकते हो या मैं लिखूं, बुक से देख सकते हो या लिखूं, बताओ। तो आप चाहे बुक से लिख लेना, चाहे एक दो एग्जाम्पल मैं बता देता हूं। इसके जो एग्जाम्पल होंगे, इसके एग्जाम्पल होंगे C2H5 एथिल अल्कोहल को हम जल से मिला दें, किससे मिला दें, जल से। तो उसमें एथिल अल्कोहल को हम जल से मिला दें, जल में मिला दें, तो ये प्रोसेस ये धनात्मक विचलन दिखाता है। इसी प्रकार यदि ईथर को हम एसीटोन से मिला दें या मेथनोइक ईथर को, बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख लोगे। क्लियर? उसके बाद दूसरे की बात करें, दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, दूसरे एग्जाम्पल फिनोल व एसीटिनोल का मिश्रण या अम्ल व जल। तो हमने देखा होगा जब अम्ल को जल में, जल को अम्ल में मिलाते हैं, आपने एक क्वेश्चन पढ़ा है कि जल को अम्ल में नहीं बल्कि अम्ल को जल में धीरे धीरे हिलाते हुए मिलाना चाहिए। तो स्टूडेंट आपने देखा है अम्ल को, जब जल को अम्ल में मिलाते हैं, जल को अम्ल मिलाते हैं, नहीं अम्ल को जल में मिलाते हैं, आपने पढ़ा है जब मिलाते हैं अम्ल को जल में धीरे धीरे हिलाते हुए मिलाते हैं, तो स्टूडेंट आपने देखा है कि एनर्जी क्या होती है, उत्पन्न होती है, क्योंकि ऊष्मा उत्पन्न होती है। आपने 10वीं क्लास में क्वेश्चन ही पढ़ा था, एनसीईआरटी की बुक्स में दे रखा है क्वेश्चन भी, कि अम्ल को जल में हिलाते हुए मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में मिलाना चाहिए, क्योंकि उस कारण क्या होता है, कांच का पात चटक जाता है, ऐसा कुछ कर क्वेश्चन पढ़ाता है आपने। ये क्या करता है, ऊष्मा उत्पन्न करता है। के लिए क्या करता है, ऊष्मा उत्पन्न करता है। ऊष्मा क्षेपी है, लेकिन यहाँ में क्या ऊष्मा क्या होती है, कमी होती है। जैसे आप ग्लूकोज को पानी मिला होगा तो ग्लूकोज क्या हो जाएगा, ग्लूकोज का पानी मिश्रण क्या होता है, ठंडा होता है, ऊष्मा क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ये एथिल अल्कोहल को जल में मिला होगा तो क्या होगा, ठंडा हो जाएगा, या मतलब ऊष्मा क्या होगी, शोषी होगी। क्लियर? तो H2O, HCl और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है अम्ल के। स्टूडेंट बातें करते हैं इनके ग्राफ के बारे में। राउल्ट नियम के अनुसार आपने जो ग्राफ बनाया था कल, ऐसे सीखा था, कुछ इस तरीका से ग्राफ बनता है।
आपने कुछ इस तरीका से ग्राफ बनाया था, क्लियर। उसके बाद ऐसी प्रकार यहाँ पे बना रहे हम, यहाँ हमने वाष्प दाब लिया था, क्या लिया था यहाँ पर वाष्प दाब, और यहाँ पर क्या लिया था मोल अंश, यहाँ पर क्या था मोल अंश था, और इधर क्या था वाष्प दाब, क्लियर। तो सबसे पहले धनात्मक विचलन की बात करते हैं। इसमें जो ग्राफ था हमारा कुछ ऐसे था, यहाँ पर हमने पीए लिया था, और यहाँ पे जो यहाँ पे क्या लिया था पीए डिग्री, क्या लिया था यहाँ पे पीए डिग्री अंश, और यहाँ पर पीवी अंश करके लिया था हमने, क्लियर। यहाँ पर पीए और यहाँ पर क्या लिया था पीवी, इन दोनों को यहाँ हमने कहा था ये प्रेशर घटता जाएगा, ऐसे यहाँ पर भी एक कुछ इस टाइप का बनाया था, आपको याद होगा। तो ऐसे यहाँ पर हमने माना था पीए का आंशिक दाब, शुद्ध अवस्था में दाब, और मान लीजिए यहाँ तक पीवी का आंशिक दाब ये है, ये पीवी का आंशिक दाब है, क्लियर, पीवी अंश। उसके बाद हम स्टूडेंट बातें करते हैं धनात्मक विचलन के बारे में। धनात्मक विचलन में क्या है स्टूडेंट, आपने सीखा है कि किस विलयन में उपस्थित किसी घटक का जो आंशिक दाब है राउल्ट के नियम के आंशिक दाब से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, क्लियर। तो ये किसके लिए आंशिक दाब की बात थी हमारे उसमें, ये पीए के आंशिक दाब की बात थी, या घटक ए के आंशिक दाब के बारे में बात थी। तो यहाँ राउल्ट के नियम के अनुसार जो नीली लाइन से दिखाया है मैंने, तो ये तो राउल्ट के नियम के अनुसार है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है वृद्धि हो जाती है, क्या हो जाता है वृद्धि हो जाती है, मैंने बताया था वृद्धि क्यों हो जाती है। तो ये क्या है, इसके वाष्प दाब में क्या होती है वृद्धि, तो जरा सा ध्यान दें, यहाँ वृद्धि हो जाती है कि तो राउल्ट के नियम के अनुसार तो इसका जो ग्राफ होगा इससे कुछ ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि वृद्धि हो रही है। जरा सा इसका जो ग्राफ दिखाएंगे हम आंशिक दाब दिखाएंगे कुछ इस तरीका से दिखाएंगे, क्लियर, क्योंकि यहाँ पर तो ये नीली लाइन राउल्ट के नियम के अनुसार है, यहाँ क्या होगी वृद्धि, तो वृद्धि में क्या दिखाएंगे ऊपर, क्लियर। तो यहाँ क्या है जो प्रेशर है ए का वो किससे अधिक है, राउल्ट के नियम के अनुसार जो प्रेशर है उससे अधिक है, बात समझ में आती है यहाँ तक। उसके बाद हम बातें करें ऐसे पीवी की, तो पीवी का भी ग्राफ थोड़ा सा अधिक दिखाएंगे, धनात्मक दिखाएंगे, उठा हुआ दिखाएंगे। तो यहाँ पर ग्राफ पीवी का भी क्या हो गया उठ गया, पीवी का भी ग्राफ ज्यादा हो गया, क्योंकि हमने सीखा है वहां पर वाष्प दाब अधिक है, किसके अनुसार वायु नियम के अनुसार से वाष्प दाब से अधिक है, तो हमने थोड़ा सा वाष्प दाब कैसा दिखा दिया, अधिक दिखा दिया, क्लियर। तो पीवी अंश करके जो दिखाया डिग्री दिखाया पीवी इंटू एक्स वी। अब स्टूडेंट यहाँ पर जो टोटल जो प्रेशर आया, टोटल जो आंशिक दाब आया, टोटल जो आंशिक दाब था राउल्ट के अनुसार हमने ऐसे दिखाया था, लेकिन अब कैसे दिखाएंगे जरा सा अधिक दिखाएंगे, क्यों, टोटल जो प्रेशर होगा आंशिक दाब जो होगा वो क्या हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी, क्लियर। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीका से बनता है, यहाँ पर ये वृद्धि को दिखा रहे हैं, जितना में कर्व टाइप बनाया ये वृद्धि को दिखा रहा है, इसका मतलब ये पी टोटल किसके बराबर होगा, पी टोटल होगा पी ए प्लस पीबी, क्लियर। तो यहाँ पर ये क्या है पी टोटल है, क्या है पी टोटल है, कि लिख देना पी कुल करके लिख देना, क्या लिख देना पी कुल, आंशिक दाब वाष्प दाब क्या है पी कुल, क्लियर। इसी प्रकार हम बातें करें दूसरे में ऋणात्मक में बिल्कुल सेम है, ऐसी है, लेकिन उसमें क्या होती है कमी, तो कमी को दिखाएंगे हम। वाष्प दाब में क्या होती है कमी, आपने सीखा है राउल्ट के नियम के अनुसार जो वाष्प दाब होता है उसमें क्या हो जाती है कमी, तो कमी को हम जरा सा नीचे दिखाएंगे ग्राफ, क्लियर। इस लाइन से क्या दिखाएंगे, तो राउल्ट के नियम के अनुसार है, इसमें क्या दिखाएंगे कमी को दिखाएंगे। इसी प्रकार ये क्या है कमी को दर्शा रहा है, यानी यहाँ पर जो पीए जो आंशिक दाब है वो क्या है शुद्ध अवस्था में जो आंशिक दाब जो होता है इनटू मूल अंश के से कम हो गया, क्लियर, इससे क्या हो गया कम हो गया। इसी प्रकार हम इसमें दिखाएं तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये भी कम होगा, ये भी क्या दिखाएगा कम दिखाएगा, तो यहाँ पे पीवी जो होगा वो कम होगा, किससे होगा पीवी अंश इंटू एक्स वी, ये आपने सीखा है स्टूडेंट। अब उसमें हम पी टोटल की बातें करें, इसमें जो राउल्ट के अनुसार होता है पी टोटल ये होता है, क्या होता है ये होना चाहिए राउल्ट के अनुसार, लेकिन इसमें क्या होता है कमी हो जाती है, इसमें क्या हो जाती है कमी, तो इस तरीका से हम पी टोटल को दिखा सकते हैं, ये क्या हो गया कमी को दर्शा रहा है, क्लियर। तो स्टूडेंट ये तो हमें ऋणात्मक की बातें की थी, किसकी बात ग्राफ है ऋणात्मक के लिए, और ये किसके लिए है धनात्मक के लिए। स्टूडेंट आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा, आप अच्छे से रिवाइज करें, फेयर में नोट करें, बढ़िया से नोट्स बनाएं, आप खुद समझोगे, कुछ बुक्स की भी हेल्प लोगे, आपके समझ में सब कुछ आएगा। आप यकीनन आप इसे बहुत शांतिपूर्वक ध्यानपूर्वक
ध्यान से देखें, आपको सब समझ में आता है, लेकिन आप रेगुलर क्लास करें। ये क्लास तभी समझ में आएगी जब आपने पिछली क्लास समझी होगी, देखी होगी, तो अगर राउल्ट्स के नियम के बारे में समझा